व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक लाई हूँ, जिसको कि मोहन राकेश ने लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर नाटक है, जो कि कालिदास मेन नायक हैं और नायिका मल्लिका है। सबसे बड़ी विशेषता यह है इस नाटक की, यह बरसात में शुरू होता है ये नाटक और बरसात में ख़त्म होता है अंत में। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, दो शब्द पर इसके बारे में हम जान लेते हैं। हिंदी नाटक रंगमंच की किसी विशेष परंपरा के साथ अनुश्रित नहीं है। पाश्चात्य रंगमंच की उपलब्धियां ही हमारे सामने हैं, परंतु न तो हमारा जीवन उन सब उपलब्धियों की मांग करता है और न ही यह संभव प्रतीत होता है कि हम उस रंग शिल्प को व्यापक रूप से ज्यों का त्यों अपने यहाँ प्रतिष्ठित कर दें। हिंदी रंगमंच के विकास में निसंदेह यह अभिप्राय नहीं है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न रंगशालाएं राजकीय या अर्ध राजकीय संस्थाओं द्वारा जहां तहां बनवा दी जाए, जिससे वहां हिंदी नाटकों का प्रदर्शन किया जा सके। प्रश्न केवल आर्थिक सुविधा का ही नहीं, एक सांस्कृतिक दृष्टि का भी है। हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। हमारे दैनंदिन जीवन के राग रंग को प्रस्तुत करने के लिए, हमारे संवेदों और स्पंदनों को अभिव्यक्त करने के लिए जिस रंगमंच की आवश्यकता है, वो पाश्चात्य रंगमंच से कहीं भिन्न होगा। इस रंगमंच का रूप विधान नाटकीय प्रयोगों के अभ्यंतर से जन्म लेगा और समर्थ अभिनेताओं तथा दिग्दर्शकों के हाथों उसका विकास होगा। संभव है यह नाटक उन संभावनाओं की खोज में कुछ योग दे सके। कब लिखा गया इसमें? 1958 में, बसंत। आषाढ़ का एक दिन एक दृष्टि में देख लेते हैं। आषाढ़ का प्रथम दिन प्रतिवर्ष आता है। मेघमाला आकाश में उमड़ने लगती है और शुष्क पृथ्वी के रस में बनने की आशा प्रत्येक व्यक्ति के मन के कोने में झांकने लगती है। पृथ्वी और अंबर का संबंध जोड़ने के लिए मेघमाला से निश्चित अनंत जल बिंदु प्रणय का पावन सूत्र बनकर प्रस्तुत हो जाते हैं और विद्युत ज्योति उस काल में प्रकाश पुंज बन जाती है। मेघ का गंभीर घोष उस प्रणय काल में वाद ध्वनि बनकर आता है और दादुर ध्वनि वेद मंत्र बनकर उस प्रणय की वैदिक पद्धति को संपन्न कर देती है। आज से न्यूनाधिक 1.5 सहस्त्र वर्ष पूर्व आषाढ़ के ऐसे ही सुहावने समय में किशोर कालिदास एक दिन उज्जैन के पर्वत शिखरों की मनोहारिणी छटा को निहारकर मुग्ध हो गए थे। वह ग्रामीण बालक अपने शैशव काल की चिरसंगिनी मल्लिका के साथ उस सुहावनी ऋतु की शोभा देखकर प्रकृति प्रेम के कारण तन्मय हो रहा था। समीपवर्ती प्रदेश में सहसा एक मृग शावक को किसी वधिक ने बाड़ों से विध कर दिया। मृग शावक की दयनीय दशा देखकर कालिदास का करुणामय हृदय द्रवित हो उठा और उस आहत मृग शावक को अपने पुष्ट कंधों पर रखकर वे अपनी चिर परिचित ग्रामीण बालिका मल्लिका के घर ले गए। दोनों उपचार कर ही रहे थे कि राज्याधिकारी वधिक ने वहां आकर इन दोनों की भर्त्सना करनी प्रारंभ कर दी। जब राज कर्मचारी दंतुल ने मल्लिका और कालिदास को अपनी तीखी तलवार से भयभीत करते हुए मृग शावक की प्राप्ति के लिए दुराग्रह किया, तो मल्लिका ने उत्तर दिया, ठहरो राजपुरुष, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। यह स्थिति बड़ी नाटकीय है। वास्तव में उज्जैनी के महाराज ने दंतुल को दूत रूप से इसलिए भेजा था कि वह कवि कालिदास को राजसभा में अपने साथ ले आए। दंतुल मल्लिका की इस वाणी से हतप्रभ रह गया। उसने प्रार्थना की कि कालिदास के काव्य ऋतु संहार की ख्याति महाराज के कानों तक पहुंच चुकी है। अतः उन्होंने इस कवि को राजसभा में आमंत्रित किया है। मल्लिका और उसकी वृद्धा माता अंबिका को आनंद के साथ परम विस्मय भी हुआ। कालिदास अपनी प्रिय ग्राम्य भूमि और चिर संगिनी मल्लिका का त्याग नहीं करना चाहते थे, पर मल्लिका की प्रेरणा से उन्होंने उज्जैनी जाना स्वीकार कर लिया। नाट्यकार ने बड़े कौशल से इस स्थल पर कालिदास के बाल्यकाल की विषम परिस्थितियों को संकेत किया है। मल्लिका कहती है, तुम जानती हो कि उनका जीवन परिस्थितियों की कैसी विडंबना में बीता है। मातुल, कवि मातुल के घर में उनकी क्या दशा हो रही है। उस साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना ही क्यों कर की जा सकती थी। यही मल्लिका की माता अंबिका एक प्रकार से भविष्यवाणी करती है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। इस निमंत्रण का प्रभाव कवि कालिदास पर विलक्षण ही पड़ा। वे तो काली मंदिरों में उपासना मग्न हो गए। राज सम्मान की उन्हें लेस मात्र भी अभिलाषा न थी। वे अपने ग्रामीण जीवन के सुखमय साहचर्य से वंचित नहीं होना चाहते थे, किंतु मल्लिका की प्रेरणा से उन्होंने राज सम्मान को स्वीकार कर उज्जैनी को प्रस्थान किया।
मल्लिका से पढ़ने की आशा लगाने वाला विलोम कालिदास की विदा पर माता अंबिका से वार्तालाप करता रहे। वह कालिदास के साथ वार्तालाप करके यह स्पष्ट करा लेना चाहता है कि कालिदास का अकेले ही उज्जैनी जाना कहाँ तक उचित है। इस अवसर पर मल्लिका और विलोम के वार्तालाप से यह संकेत मिलने लगता है कि माता अंबिका के प्रोत्साहन से विलोम मल्लिका के साथ प्रणय सूत्र में बंधने की आशा कर रहा था, किंतु मल्लिका उसे एक अनचाहे अतिथि के रूप में ही स्वीकार करना चाहती थी। कालिदास उज्जैनी को प्रस्थान करते हैं, किंतु उनका हृदय जैसे बोझिल हो जाता है। उसमें उनके हृदय भार को हल्का करते हुए मल्लिका कहती है, विश्वास करो, तुम यहाँ से जाकर भी यहाँ से विच्छिन्न नहीं होगे। यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ और यहाँ के हरिण, इन सबको तुम साथ ले जाओगे और मैं भी तुमसे दूर नहीं रहूंगी। जब भी मैं तुम्हारे निकट होना चाहूंगी, पर्वत शिखर पर चली जाऊंगी और उड़कर आते हुए मेघों में घिर जाया करूंगी। कालिदास की प्रस्थान बेला में मल्लिका के नेत्रों से अश्रुधारा उमड़ने लगती है, तो माँ की गोद में मुंह ढक वह बैठ जाती है। यही प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। कालिदास उज्जैनी की राजसभा में सम्मानित होकर काव्य रचना में व्यस्त हो रहने लगे। उनकी काव्य प्रतिभा पर रिझ कर राजा ने अपनी कन्या प्रियंगु मंजरी से विवाह कर दिया और उन्हें कश्मीर का शासन नियुक्त किया। कालिदास के साथ राज वैभव चला। मार्ग में प्रियंगु मंजरी कालिदास के ग्राम का दर्शन करते हुए गई। उसने मल्लिका के उसे जर्जर गिरी की यात्रा की और उसे नवीन रूप देने का प्रयास किया, किंतु मल्लिका ने यह सब स्वीकार नहीं किया। प्रियंगु और मल्लिका का इस अवसर पर वार्तालाप बड़ा ही प्रभावोत्पादक है। प्रियंगु, मैं उनसे जान चुकी हूँ कि तुम शैशव से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं से तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। प्रियंगु मल्लिका को अपने साथ कश्मीर चलने के लिए वाध्य करना चाहती है, किंतु मल्लिका किसी प्रकार साथ जाने को तैयार नहीं होती है। नवीन भवन बनाने के आग्रह को भी यह कहकर टाल देती है, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। ग्रामीण युवक विलोम के मनोभावों के द्वारा नाट्यकार ग्रामीण जनता की स्मृति को अभिव्यंजित करता है। विलोम नगरवासियों का परिहास भी करता है और उनके वैभव पर चकित भी होता है। वह मल्लिका के घर में बैठकर राजपुरुषों को समीप से देखना चाहता है। उसे आशा है कि कश्मीर के मनोनीत शासक, उसके पुराने सखा राजकवि कालिदास आज मल्लिका के आवास पर अवश्य पधारेंगे। मल्लिका बार बार विलोम को चले जाने का आदेश देती है, किंतु वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है, पर कालिदास नहीं आते। माता अंबिका मल्लिका को समझाती है कि कालिदास का इस जर्जर घर में आना आश्चर्यजनक घटना होगी। उसके न आने में आश्चर्य कहाँ। वह कहती है, अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने मल्लिका, उसके संबंध कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो, उससे शक्ति रहती है। नाटक का द्वितीय अंक यहीं समाप्त हो जाता है। तो आज स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो